हम हमारी लाइफ का 1/3 हिस्सा सो के गुजारते हैं, मतलब कि नींद में गुजारते हैं, और कुछ जानवर तो उससे भी ज़्यादा सोते रहते हैं। नींद हमारे बॉडी और ब्रेन के फंक्शन के लिए इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। क्या आपको पता है कि बिना खाए जिंदा रहने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 382 डेज़ का है, लेकिन बिना सोए जिंदा रहने का रिकॉर्ड सिर्फ 18 दिन और 21 घंटे का है। नींद आपके लिए इतनी ज़रूरी है। एक बीमारी होती है जिसका नाम है फटल फैमिलियल इंसोम्निया। उसके अंदर ब्रेन का एक हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो आपको नींद में जाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब वो बीमारी होती है तो उस बीमारी के लोग ना सो पाने की वजह से मर जाते हैं। नींद आपके लिए इतनी ज़रूरी है। नींद के बारे में दूसरे भी बहुत सारे कुछ सवाल हैं, जैसे कि कुछ लोगों को नींद से जगाएं तो अच्छे से जाग जाते हैं। जगाना आसान होता है नींद में से, कई बार नींद में से जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बार आप नींद में से जागते हो तो आप फ्रेश और रिलैक्स महसूस करते हो, तो कई बार नींद पे जागने के पे आप बहुत ही थकान महसूस करते हो। कुछ लोग नींद में चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कुछ लोग नींद में बोलते हैं, कुछ लोग नींद में एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को नींद में आई की मूवमेंट फटाफट हो रही होती है। तो नींद के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, और आज हम नींद के बारे में बात करेंगे। यही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या जानता है। नींद के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानेंगे, और कौन से स्टेज का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से स्टेज में हम कितने टाइम तक रहते हैं वो भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है वो नॉर्मल सिचुएशन में कैसी होती है और नींद के डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से होती है, उसको भी हम जानेंगे। तो नींद में जो हमारे ब्रेन के वेव का पैटर्न है वो किस तरह से डिफरेंट होता है, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न को जाननी पड़ेगी। देखिए, ये है नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न, जो कि हम जाग रहे हों उस टाइम पे होती है। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारे ब्रेन की वेव पैटर्न है वो थोड़ी फास्ट है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेव की हाइट कम है, लेंथ कम है। इसे बीटा वेव पैटर्न कहते हैं, जो नॉर्मल एक्टिव सिचुएशन में जागने टाइम पे होती है। अब जो स्लीप है उसको मेजरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन आरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप। नॉन आरईएम का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें हमारी आंखों की मूवमेंट नहीं होती है, और दूसरा जो पार्ट होता है रैपिड आई मूवमेंट मतलब आरईएम स्लीप, उसमें आई की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, बहुत ऑब्वियस है। तो नॉन आरईएम स्लीप के 3 पार्ट होते हैं, N1, N2, N3, और आरईएम स्लीप का सिर्फ एक पार्ट होता है। तो ये एक पूरी साइकिल होती है। जब हम सोने जाते हैं तो सबसे पहले हम N1 स्टेज में जाते हैं, उसके बाद N2 स्टेज में, उसके बाद N3 स्टेज में, और उसके बाद आरईएम स्टेज में। तो इस एक साइकिल को स्लीप की 1 साइकिल बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 90 to 120 मिनट लगते हैं। तो हम एक साइकिल में ऑलमोस्ट 90 to 120 मिनट्स बिताते हैं, और पूरी रात में ऐसी लगभग 4 से 6 स्लीप साइकिल्स होती हैं। हम हर स्टेज में से एक रात में 4 से 6 बार पसार होते हैं। ये थोड़ा स्लीप के बारे में जनरल आइडियाज़ हैं, ताकि आप आगे के स्टेज अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं तो हम जाते हैं नॉन आरईएम स्लीप में, NREM। उसका जो सबसे पहला स्टेज है उसे N1 स्टेज बोलते हैं। उसमें बॉडी और ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुआ होता है। बॉडी और ब्रेन रिलैक्स होना थोड़ा चालू ही करते हैं। इसमें हम कुछ मिनटों तक ही रहते हैं, 1 to 7 मिनट ही इस स्टेज में हम रहते हैं, बहुत छोटा सा स्टेज होता है। और जैसे जैसे नाइट आगे जाती है हम और भी कम टाइम इस स्टेज में बिताते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बॉडी और माइंड बहुत रिलैक्स नहीं होता है। तो जो कोई इस स्टेज में हो उसको इस स्टेज में से उठाना बहुत ही आसान होता है। हम हमारी स्लीप का ऑलमोस्ट 5% टाइम इस स्टेज में गुजारते हैं। अब इस स्टेज का जो ब्रेन का वेव पैटर्न है उसको नॉर्मल स्टेज से कंपेयर कीजिए, ये थोड़ा अलग है, इसे अल्फा वेव्स कहते हैं। अगर N1 स्टेज में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है स्लीप के, तो आप N2 स्टेज में चले जाते हो, जो कि NREM स्लीप का दूसरा स्टेज है। N2 स्टेज में बॉडी मोर रिलैक्स होती है, और भी रिलैक्स होती जाती है। बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होता है, मसल भी रिलैक्स होते हैं, आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट भी स्लो होने लगता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी कम होने लगती है, आपकी आई मूवमेंट भी बंद हो जाती है, और आपका जो ब्रेन का वेव का पैटर्न है उसको नॉर्मल से यहाँ कंपेयर कीजिए। देखिए, आपका ब्रेन स्लो हो रहा है, ब्रेन की एक्टिविटी भी कम हो रही है। बीच बीच में आपको फ्लिकर ऑफ मूवमेंट्स दिखेंगे, लेकिन ये ब्रेन वेव का पैटर्न्स नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न से बहुत अलग है। ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, ब्रुक्सिज्म जिसे हम बोलते हैं कि बच्चा नींद में दांतों को कचकचाता है, दांतों को ग्राइंडिंग करता है,
वो इस स्टेज में होता है, वो N2 स्टेज में होता है। और आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आप सोने जा रहे हो तो अचानक से आपका हाथ पैर इनवॉलंटरी अपने आप मूव करने लगता है, जिसे लिम्ब मूवमेंट कहते हैं, इनवॉलंटरी पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट। ये भी इसी स्टेज में होती है। तो जो ब्रेन के वेव पैटर्न में जो बीच बीच में जो आपको फ्लिकर दिख रहे हैं स्टेज में, वो इसकी वजह से होते हैं। जो हमारी स्लीप की पहली साइकिल होती है, हम नींद में गए और जो स्लीप की पहली साइकिल होती है, तब उस समय पे हम इस स्टेज में 10 to 25 मिनट्स बिताते हैं। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, इस स्टेज में हम टाइम ज़्यादा बिताते हैं। ये हमारी स्लीप साइकिल का सबसे लंबा स्टेज है। हम हमारी स्लीप का, नींद का ऑलमोस्ट 45% टाइम इस स्टेज में बिताते हैं। N2 स्टेज के बाद हम स्लीप के तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं, जिसे N3 स्टेज भी कहते हैं। इसे डीप स्लीप भी कहते हैं। इसमें मसल टोन, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्रेन एक्टिविटी और भी रिलैक्स हो जाती है और भी स्लो हो जाती है, जिसे आप यहाँ पे उसको ब्रेन एक्टिविटी में देख सकते हैं। देखिए, ये जो ब्रेन एक्टिविटी है बहुत ही खास है। उसमें जो ब्रेन के वेव्स हैं, देखिए यहाँ पे, वो बहुत ही स्लो हो गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्लो हो गई है, लेकिन उसकी हाइट बढ़ गई है, जिसे डेल्टा वेव्स कहते हैं। तो डीप स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा वेव्स। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो डेल्टा वेव वाला म्यूज़िक सुनाते हैं, और वो दावा करते हैं कि ये डेल्टा वेव वाला म्यूज़िक सुन के आप आसानी से डीप स्लीप में चले जाओगे, जो कि वो साइंटिफिकली प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। डीप स्लीप को रिस्टोरेटिव स्लीप भी कहा जाता है। मतलब इस स्लीप में आपका बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी के रिकवरी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो लोग बीमार होते हैं, उनको बॉडी को रिकवरी की ज़रूरी होती है, सेल डैमेज हुआ होता है उसको, जिनको रिकवरी की ज़रूरत होती है, वो लोग इस स्टेज में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आपने देखा ही होगा कि बीमार लोग ज़्यादा सोते हैं, वो लोग ज़्यादा टाइम इस स्टेज में गुजारते हैं। तो बॉडी के रिकवरी के लिए, रिस्टोरेशन के लिए और ग्रोथ के लिए ये स्टेज बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्रेन की थिंकिंग, क्रिएटिविटी और मेमोरी के लिए भी ये स्टेज बहुत ही ज़रूरी होता है। स्लीप की हमारी जो पहली साइकिल होती है, उसमें हम इस स्टेज में 20 to 40 मिनट्स बिताते हैं। तो स्लीप के शुरुआती टाइम में इस स्टेज में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं। जैसे जैसे नाइट प्रोग्रेस होती है, स्लीप की दूसरी, तीसरी, चौथी साइकिल आती है, इस स्टेज में हम कम टाइम बिताते हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग नींद में चलते हैं, नींद में खाते हैं, वो इस स्टेज में होता है। बच्चों के जो नाइट टेरर्स होते हैं, वो भी इस स्टेज में होता है। नाइट टेरर में होता क्या है कि बच्चा सो रहा होता है, डीप स्लीप में होता है, अचानक से जाग जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत घबरा गया होता है, स्ट्रेस्ड होता है, थोड़ी देर रोता है, फिर अपने आप चुप हो जाता है और सो जाता है, जिसे नाइट टेरर्स कहते हैं। वो भी यही डीप स्लीप में होता है। इसके बाद का जो स्लीप का स्टेज है, उसे REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि उसमें आई की मूवमेंट फट 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 हो रही होती है। ये हाई ब्रेन एक्टिविटी का स्टेज है। उसमें ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, ब्रेन के वेव पैटर्न भी फास्ट होती है। देखिए, ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है जैसे जब हम जाग रहे हों उसके हिसाब से, जिसे बीटा पैटर्न या बीटा वेव्स भी कहते हैं। इस स्टेज में ब्रेन बहुत फास्ट वर्क कर रहा होता है, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरी ही तरफ पैरालिसिस होता है, बॉडी का पैरालिसिस हो गया होता है। मतलब बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ आँख के मसल्स और रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने वाले मसल्स को पैरालिसिस नहीं होता है, पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई होती है। ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि अगर ब्रेन बहुत एक्टिव है, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत फास्ट है, तो आपकी लिम्ब की, हाथ पैर की, मुंह की, सर की, पेट की, सबकी मूवमेंट इरेगुलरली हो सकती है। तो पैरालिसिस इसलिए होता है कि हाई ब्रेन एक्टिविटी के साथ बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी की मूवमेंट ना होती रहे। अब जो सपने हैं वो इसी स्टेज में आते हैं। वैसे सपने किसी भी स्टेज में आ सकते हैं, पर मेनली इस स्टेज में ही आते हैं। इस स्टेज में जो सपने आते हैं उसकी खास बात यह है कि वो बहुत ही विविड होते हैं, बहुत ही इंटेंस होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही आपको थका देने वाले, डरा देने वाले, स्ट्रेस कर देने वाले सपने होते हैं। तो विविड ड्रीम्स इस स्टेज में आते हैं। एक्सप्लेन भी होता है कि ब्रेन की एक्टिविटी इस स्टेज में बहुत फास्ट है, तो सपने भी इसी स्टेज में बहुत इंटेंस आ सकते हैं। एक्सपर्ट का भी यही मानना है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और मेमोरी के लिए और ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए REM स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लीप भी आपकी ब्रेन एक्टिविटी, कॉग्निटिव फंक्शंस और मेमोरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जब हम सोने जाते हैं तो इस स्टेज में हम ऑलमोस्ट 90 मिनट के बाद घुसते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेज भी आगे पसार हुए होते हैं। और पहली बार जब हम पहली साइकिल में इस स्टेज में घुसते हैं तो ये स्टेज कुछ मिनटों का ही होता है, बहुत लंबा स्टेज नहीं होता है।
लेकिन जैसे जैसे रात आगे गुजरती है, साइकिल्स बढ़ती हैं, दूसरी तीसरी चौथी स्लीप साइकिल आती है, इस स्टेज में हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं और बाद में तो ऑलमोस्ट 1 घंटा तक हम इस स्टेज में गुजारते हैं। तो अगर आपने छोटी स्लीप ली हुई है तो आप REM स्लीप में नहीं गए होते हैं, तो आपको ब्रेन को प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी इसलिए भी ख़राब होती है। इस स्टेज में हम हमारी स्लीप का ऑलमोस्ट 25% टाइम गुजारते हैं। स्लीप के स्टेजेस के बारे में मेरे हिसाब से बातें ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं। मैं जितना जानता था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्लीप आपके बॉडी और ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्लीप की कुछ अजीब सी बातें ये हैं कि छोटा जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है, वो REM स्लीप में ज़्यादा टाइम बिताता है। उसकी जो कंटिन्यूस सकिंग मूवमेंट होती है वो भी REM स्लीप की वजह से होती है। बूढ़े लोग REM स्लीप में कम टाइम बिताते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप REM स्लीप में कम टाइम बिताते हो। अब कुछ लोगों को स्लीप के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, कुछ लोगों को पूरी तरह से डीप स्लीप नहीं मिलती है, कुछ लोगों को REM स्लीप नहीं मिलती, और दोनों तरह की NREM स्लीप और REM स्लीप दोनों ही आपके प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को नींद में जाने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को नींद में जाने के बाद उठने में तकलीफ होती है। तो हेल्दी नींद के लिए आप क्या कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना स्लीप शेड्यूल बनाना है। आपको किसी एक खास टाइम पे सोना है, किसी एक खास टाइम पे जागना है, क्योंकि हमारा बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर काम करता है। तो अगर आप रेगुलरली एक ही टाइम पे सोओगे, एक ही टाइम पे जागोगे, तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी। दूसरा होता है कि आपको नेचुरल डे लाइट में रहना होता है, क्योंकि नेचुरल डे लाइट करता क्या है कि आपके सर्केडियम रिदम को एक्टिव रखता है। तो जैसे जैसे दिन की लाइट कम होती है आपका बॉडी रिलैक्स होता है और आपकी स्लीप साइकिल बेटर होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है। कॉफ़ी और अल्कोहल से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक होता है नॉइज़ और लाइट से आपको स्टिमुलेशन कम लेना है। आप जब सोने जा रहे हो उसके 1 घंटे पहले मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ स्क्रीन टाइम बंद कर देना है। लाइट भी आपके सोने वाले रूम की कम रखनी है और नॉइज़ पोल्यूशन भी आपके रूम में कम होगा, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। कुछ लोगों को मैट्रेस और पिलो से प्रॉब्लम होती है, कुछ को हार्ड मैट्रेस पे अच्छी नींद आती है, कुछ को सॉफ्ट पे। पिलो की साइज़ की चॉइस भी सबकी अलग अलग होती है, तो उसको भी आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा ताकि आपकी बॉडी स्लीप के साथ अच्छी रहे, तो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। स्लीप के जैसे ही दूसरी एक फिनोमिनन है ड्रीम्स। ड्रीम्स के बारे में भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अगर ऐसा ही आप एक डिटेल वीडियो ड्रीम्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, साइंस उसके बारे में क्या जानते हैं, स्टडीज़ उसके बारे में क्या हुई है और अब तक हम कितना जान पाए हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को फ्लैट फीट क्यों होता है, ट्रीटमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।